पाकिस्तान की आन बान और शान द इंटरगैलेक्टिक रूहानी फाइटर की एक ब्रांड न्यू वेरिएंट क्रैश होने के बाद सोशल मीडिया में यह अफवाह फैलने लगा है कि इसके पीछे थानोस का हाथ है और एंड गेम का बदला लेने के लिए थानोस JF-17 की इमेज को खराब करने के लिए सब कर रहा है। INS विक्रांत की सी ट्रायल के दौरान अभी इसमें तेजस को भी टेस्ट करने की प्लानिंग की गई है और INS विक्रांत को सर्टिफिकेशन मिलने में US की तरफ से भारत को मदद किया जाने वाला है। मिधानी यानी कि मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से अभी एमका के लिए टाइटेनियम अलॉयज को सप्लाई करना शुरू कर दिया गया है, जिससे एमका की पहली यूनिट के लिए एयरफ्रेम को तैयार किया जाएगा। फाइनली भारत और चाइना के बीच गोगरा सेक्टर से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को करने के लिए दोनों तरफ से सहमति जताई जा चुकी है और अंत में भारत को अभी किस वजह से जल्दी से ही अपने सुखोईज को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट JF-17 से शुरू करते हैं, जिसको डेवलप तो चाइना ने किया है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसको पाकिस्तान अपना इंडिजिनस फाइटर बताता है और इस फाइटर जेट को लेके पाकिस्तान को काफी गर्व भी है और पाकिस्तान के मुताबिक ये दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है और आज तक जितने भी फाइटर जेट बनाए गए हैं वो सभी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वैसे इसका नाम तो JF-17 थंडर है, लेकिन आप लोग इसको इंटरगैलेक्टिक फाइटर के नाम से ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से थंडर के काफी सारे ब्लेंडर सामने आने लगे। कई बार आपने देखा होगा पाकिस्तानी सिटीजन्स की तरफ से JF-17 की तारीफ करने के साथ साथ भारत के जब भी कोई MiG-21 क्रैश होता है इसको लेके मजाक उड़ाया जाता है और साथ ही तेजस को समोसा बताया जाता है। वैसे इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भूख लगने पर हर चीज खाने का आइटम जैसा दिखने लगता है और जिनको हर दिन 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है उनको तेजस में समोसा नजर आना आम बात है। लेकिन अभी सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की एक ब्रांड न्यू JF-17 क्रैश हो गया है। वैसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी पायलट को चोट नहीं आई है और दोनों पायलट सही सलामत इजेक्ट कर गए थे। वैसे पाकिस्तान में इसको कुछ और कहा जाता है। दीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इजैकुलेट नहीं किया, बल्कि तैयारे को जो टाइम वो इजैकुलेशन में लगा सकते थे तैयारे को मोहतरमा जो बोल रहे हैं वैसा कुछ कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब तक इन दोनों पायलट्स का पता लग चुका होगा, क्योंकि अगर ये भी मिसिंग हो जाते हैं तो पाकिस्तान का काम और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जो दूसरा बंदा है उसको आज तक DJI पर ढूंढ रहे हैं। वैसे ये पिछले 1 साल में शायद दूसरा हादसा हुआ है जहां पर JF-17 क्रैश हुआ है और कुल मिलाकर पाकिस्तान के एक F-16, एक F-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और मिराज 3 भी पिछले 1 साल के अंदर क्रैश हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर पिछले 1 साल में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 2 इंटरगैलेक्टिक थानोस किलर फाइटर भी शामिल है। और इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि अगर ये इस तरीके से लापरवाही में आके JF-17 को क्रैश कराते रहेंगे तो अगली बार जब थानोस आएगा तो धरती को कौन बचाएगा। अब तेजस की बात करें तो तेजस तो समोसा है जो कि थानोस के साथ नहीं लड़ पाएगा। वो बात अलग है कि पिछले 30 साल की इसके डेवलपमेंट कैरियर के दौरान एक बार भी क्रैश नहीं हुआ है और इवन इसके डेवलपमेंट ट्रायल के दौरान भी इसमें कोई भी टेक्निकल इशू सामने नहीं आया था। लेकिन वो बात अलग है कि ये थानोस के साथ नहीं लड़ पाएगा। पर दूसरी तरफ JF-17 है जो कि इंटरगैलेक्टिक फाइटर का टैग लेके घूम रहा है, लेकिन साल में 2 बार क्रैश होने की प्रैक्टिस कर रहा है। वैसे हो सकता है कि JF-17 की क्रैश टेस्टिंग किया जा रहा होगा या इजेक्शन सीट की टेस्टिंग किया जा रहा होगा या फिर पायलट सही तरीके से इजैकुलेट कर पाते या नहीं उसकी टेस्टिंग किया जा रहा होगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया में अफवाह भी फैल रहा है कि JF-17 की क्रैश होने के पीछे थानोस का हाथ है और JF-17 के साथ अपनी पर्सनल दुश्मनी को निकालने के लिए थानोस यहाँ पे इन्फिनिटी गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके JF-17 को क्रैश करा रहा है। तो इस बात को लेके हमने थानोस को ट्वीट भी किया है, देखते हैं थानोस की तरफ से क्या रिप्लाई दिया जाता है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके, जैसे कि अभी INS विक्रांत की सी ट्रायल को शुरू कर दिया गया है और नेवी की तरफ से बताया गया कि INS विक्रांत की ये फाइनल सी ट्रायल होने वाला है, जिसके बाद इसको इंडियन नेवी में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अभी ये जो ट्रायल होने वाले हैं ये आने वाले कुछ महीनों तक चलने वाले हैं, जिसमें काफी सारे ट्रायल किए जाएंगे। जो सबसे अहम ट्रायल होने वाला है वो इसकी फ्लाइट ट्रायल होने वाला है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्राइमरी रोल होता है वो एयरक्राफ्ट को कैरी करना होता है और उनको लॉन्च करना होता है।
तो ये किस तरीके से एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर पाता है, ये ट्रायल इसकी सबसे ज्यादा मायने रखने वाला है। अभी इसमें MiG-29 के फाइटर जेट के साथ साथ तेजस की नेवल वेरिएंट की भी ट्रायल को करने का प्लान किया गया है, जिसमें इनको एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ और लैंड कराया जाएगा। यहाँ पर कम से कम 100 दिन तक INS विक्रांत की टेस्ट को किया जाएगा, जिसमें डे नाइट कंडीशन में इससे फाइटर जेट को लॉन्च किया जाएगा और साथ ही रिकवर किया जाएगा। और साथ ही कितने समय के अंदर ही मैक्सिमम एयरक्राफ्ट को बैक टू बैक लॉन्च कर पाता है, ये भी काफी मायने रखने वाला है। ये सभी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद जाके INS विक्रांत को नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। अभी भारत यूनाइटेड स्टेट के नेवी के साथ भी कुछ कोलैबोरेशन कर रही है, जो कि विक्रांत की कैरियर बेस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और फ्लाइट डेक सर्टिफिकेशन में हमको मदद करने वाले हैं। अब MiG-29 के फाइटर जेट की बात करें तो ये हमारा डिफॉल्ट फाइटर जेट होने वाला है, जिसको हम INS विक्रांत से ऑपरेट करने वाले। लेकिन तेजस की नेवल वेरिएंट की जो टेस्टिंग किया जा रहा है, इसका मतलब ये कि आगे चल के इससे लिए जाने वाले डाटा को हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये शुरू से ही ADA की तरफ से एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर रहा है और अभी तेजस की नेवल वेरिएंट को INS विक्रमादित्य से भी कई बार टेस्ट किया जा चुका है, जहां पर इसको टेक ऑफ कराया गया था और लैंडिंग भी कराया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि INS विक्रांत से भी ऑपरेट करने में इसको कोई खास परेशानी होने वाली है। अगला अपडेट एमका प्रोजेक्ट को लेकर। लगभग 3 दिन पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से एक बात बताया गया था कि वो अभी 2 अलग अलग नए प्लांट को खोलने वाले हैं, जहां पर वो आर्मर प्लेट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अभी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि वो अभी एमका की एयरफ्रेम में इस्तेमाल होने वाली एलॉयज को भी HAL को सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं, जिसे आगे चल के HAL की तरफ से एमका की एयरफ्रेम को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की चेयरमैन की तरफ से बताया गया कि एमका की एयरफ्रेम के लिए अभी स्ट्रेटेजिक टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से सप्लाई करना शुरू किया जा रहा है। अभी HAL की तरफ से जल्दी से एमका की डेवलपमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश किया जा रहा है और 2027 तक इसकी पहली यूनिट को तैयार करने का प्लान किया जा रहा है। फिलहाल हम अपने टाइमलाइन से यहाँ पे 2 से 3 साल पीछे चल रहे हैं, क्योंकि इनिशियली 2030 तक एमका की मार्क 1 वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया जाने वाला था। लेकिन अभी अगर 2027 में इसकी पहली यूनिट को तैयार किया जाएगा तो 2032 तक ये पोस्टपोन हो सकता है, जिसके बाद 2035 तक हम एमका की मार्क 2 वर्जन को टाइम पर इंडक्ट कर पाएंगे या नहीं, इसको लेके भी डाउट किया जा सकता है। लेकिन ये जो एमका की मार्क 2 वर्जन होने वाला है, ये 5.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है और इसमें 6 जनरेशन की टेक्नोलॉजी मौजूद रहने वाला है। और कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स में अभी 120 एमका को शामिल करने का अहम रखा गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से। जैसे कि पिछले 1 साल से भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फेसअप चल रहा था और अभी पांगोंग के आसपास से फेसअप को खत्म करने के बाद चुशुल सेक्टर में दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट को करने के लिए भारत की तरफ से पिछले कई महीनों से कोशिश किया जा रहा था और मेनली हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग प्लेन में डिसएंगेजमेंट करने की कोशिश किया जा रहा था। अभी हाल ही में ही भारत और चाइना की तरफ से मोल्डो गैरिशन के पास एक मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें दोनों तरफ से डिटेल डिस्कशन करने के बाद अभी गोगरा सेक्टर से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को करने का फैसला किया गया है। और अभी आर्मी की तरफ से रिलीज किए गए ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक अभी तक फॉरवर्ड रीजन में जितने भी नए स्ट्रक्चर को बनाया गया था, उन सभी को अभी डिसमेंटल कर दिया जाएगा और अभी हमारी आर्मी और चाइना की जो आर्मी रहेगी वो परमानेंट पोजीशन पे वापस लौट जाएगी। और पिछले साल जो फेसअप शुरू हुआ उससे पहले बॉर्डर में जो स्टेटस को चल रहा था उसी को मेंटेन किया जाएगा। इससे पहले भी गोगरा सेक्टर से डिसएंगेजमेंट को करने के लिए भारत और चाइना के बीच कई बार मीटिंग हो चुका था, लगभग 2 बार मीटिंग हो चुका था, लेकिन चाइना यहाँ से पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वो पीछे जाने के लिए राजी हो चुके हैं और आगे चल के भी जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट थे उन सभी से ट्रूप्स को पीछे लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आर्मी का कहना है कि ये सब ओवरनाइट नहीं होने वाला और इसको करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। अगला अपडेट सुपर सुखोई को लेंगे। आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो बैकबोन फाइटर जेट है वो Su-30 MKI है और प्लान के मुताबिक 2020 से 2022 के बीच भारत की तरफ से अपने सुखोईज को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाने वाला था। इसमें हमारे Su-30 MKI के अंदर नए एवियोनिक्स सिस्टम, एक नया रडार, एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नए इंजन को इंस्टॉल करने का प्लान किया गया था, जिससे ये लगभग Su-35 का स्टैंडर्ड का फाइटर बनने वाला था। लेकिन अभी HAL की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की सुखोईज को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए एक इंडिजिनस सोल्यूशन को भी दिया गया था, जिसमें Su-30 MKI की सभी एवियोनिक्स सिस्टम को इंडिजिनस एवियोनिक्स सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसमें उत्तम ऐसा रडार की एक स्केल्ड अप वेरिएंट को लगा दिया जाएगा, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला था। लेकिन
इसमें सुखोई के इंजन को रिप्लेस नहीं किया जाएगा और ये हमारे लिए एक मेजर डिसएडवांटेजेस हो सकता है, क्योंकि माना कि एवियोनिक्स सिस्टम काफ़ी अच्छा होने वाला है, लेकिन नए डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है और एक पावरफुल रडार को भी अपनी फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मे बी AL-31 इंजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसी वजह से रशिया अभी अपनी Su-30SM फाइटर जेट को जब सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान कर रहा था, तो वो इनके साथ इनके इंजन को भी रिप्लेस करने वाले थे और उनमें अभी वो AL-41 सीरीज के इंजन को इंस्टॉल करने की प्लान कर रहे थे, जिसकी मेंटेनेंस पुराने AL-31 सीरीज के इंजन के मुकाबले काफ़ी बेहतर होने वाले हैं और इसकी पावर आउटपुट भी AL-31 सीरीज के इंजन के मुकाबले लगभग 16% ज़्यादा होने वाला है। और ये एक ऐसा अपग्रेड पैकेज होने वाला है जिसको HAL यहाँ पे मिस करने वाला है, क्योंकि बाकी जो एवियोनिक्स सिस्टम HAL की तरफ से ऑफर किया जा रहा है उनमें HAL एमका के लिए डेवलप किए गए टेक्नोलॉजी को सुपर सुकोई के लिए ऑफर कर रहा होगा, लेकिन रशिया की बात करें तो रशिया यहाँ पर अपने इस पैकेज के अंदर एक नए इंजन के साथ साथ IRBC PSR रडार और Su-57 की एवियोनिक्स सिस्टम को ऑफर कर रहा है और इसमें अपग्रेड करने के बाद हमारे जो Su-30 रहेंगे वो ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से HAL के पास भी अभी ऐसे सिस्टम मौजूद है और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन अगर हम इनको सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करते हैं तो हमको जरूर इंजन को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ने वाली। इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा भी होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा पावर के साथ साथ इसकी फ्यूल कंजप्शन भी काफ़ी कम होने वाला है और इससे Su-30 MKI की जो रेंज होगा वो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज होने वाला है। और अभी जैसे सिचुएशन चल रहा है, ऐसे में हमें बाकी सभी एग्जिस्टिंग फाइटर जेट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के साथ साथ सुपर सुकोई अपग्रेड को भी जल्दी से जल्दी शुरू करने के ऊपर जोर देना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।